गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब तक अपने पुराने वीडियोस में सेक्शन 169 तक हो चुका था। आज हम डील करने जाएंगे सेक्शन 170 से बच्चे जो इस प्रोविज़न जो इस चैप्टर में रिमेनिंग है। इस चैप्टर में अब तक अपन ने भूमि स्वामी देखा, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 4 नंबर के। उसके बाद राइट टू ट्रांसफर सेक्शन 165, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 4 नंबर के। आज का जो पार्ट है, आज के पार्ट में 2-3 चीज़ें जो है वो 4-4 नंबर की है, जैसे कि अबॉलिशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंक्शन ऑफ राइट और डिस्मिसल ऑफ राइट। ये तीनों ही चीज़ें 4-4 नंबर के लिए आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले अपन सेक्शन 170 देख लेते हैं। सेक्शन 170 क्या कहता है? सेक्शन 170 कहता है अवॉइडेंस ऑफ ट्रांसफर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 165। 165 के कॉन्ट्रवेंशन में अगर कोई ट्रांसफर होता है तो क्या किया जाएगा? तो इस जो सेक्शन 170 के अंदर 2 कंडीशन बताई गई है, मतलब 2 कॉन्ट्रवेंशन के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। पहला कॉन्ट्रवेंशन है सेक्शन 165 सब क्लॉज 6 का, जो आप बात करता है अब ओरिजिनल ट्राइबल के बारे में बात करता है, और सेक्शन और दूसरा जो कॉन्ट्रावेंशन की बात कर रहा है वो सेक्शन 165 सब क्लॉज 3 की बात करता है, जहाँ पे अगर आपने मॉर्गेज दिया है और वहाँ इंटरेस्ट वैल्यू 50% से ज़्यादा है, मतलब 1 करोड़ का अगर मॉर्गेज वैल्यू प्रिंसिपल डेट है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट कम से कम 50 लाख से ज़्यादा है। तो इनके सपोज कर लीजिए कि मैंने कोई चीज़ 1 करोड़ की ज़मीन है, उसको मॉर्गेज में दिया, उसके बदले में कोई इंटरेस्ट 60 लाख पटाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे कवर होगी। 50% तक तो ठीक है, 50% से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है तो वो इस सेक्शन में कवर होगी। तो पहला जो चीज़ है वो अब ओरिजिनल ट्राइब की बात है। तो 175 सब प्लस 165 सब प्लस 3 जो 6 है, 165 सब क्लॉज 6 जो है वो अब ओरिजिनल ट्राइब की बात करता है। मतलब कि अब ओरिजिनल ट्राइब का जो आदमी है वो खाली अपनी प्रॉपर्टी ट्राइब के अंदर वाले आदमी को ही ट्रांसफ़र कर सकता है, बट अगर उसने ट्राइब के बाहर के आदमी को ट्रांसफ़र किया है तो क्या कहलाएगा? अगर वो ट्राइब के बाहर किसी आदमी को अगर कर रहा है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर पर्सन को वो राइट ऑटोमेटिकली ये नहीं कहलाएगा कि वो ट्रांसफ़र इनवैलिड है। उसको सब डिविजनल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। आपका सब ओरिजिनल जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो उस सब डिविजनल ऑफिसर जो है फिर उसके राइट को वहाँ पे एनफोर्स करवाएगा। ठीक है, अगर वो एनफोर्स नहीं करवा पाता तो ज़मीन कहाँ पे वेस्ट कर जाएगी? स्टेट पे बात कर जाएगी। तो अपन सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 चीज़ें दी गई है कि 31 दिसंबर से पहले अगर कुछ हुआ है तो, बट इसमें अपना जो रोमन नंबर 2 है, सब क्लॉज 1 का रोमन नंबर 2 की 2 साल के बाद सब्सिक्वेंट केसेस में, मतलब 1976 के 2 साल के बाद, मतलब कि जब भी आता है तो मतलब आपको कभी भी आपका जो भी केस अराइज हो रहा है उसमें 2 साल के अंदर, मतलब जब भी वो ये ट्रांसफ़र हुआ अब ओरिजिनल ट्राइबल वाला, तो विद इन 2 ईयर्स आपको सब डिविजनल ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि ये दिक्कतें हुई है। उसके बाद वो क्या करेगा? वो बोल देगा कि वो या तो प्रॉपर्टी आपको दे देगा प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के हिसाब से, या वो कहीं और वेस्ट करवा लेगा। ठीक है, सेकेंड सब क्लॉज 2 था वो ये बात करता है अगर इन कॉन्ट्रावेंशन अगर आपने बेचा है, मतलब कि मॉर्गेज दिया है जहाँ पे मॉर्गेज जो परसेंटेज है, इंटरेस्ट परसेंटेज है वो 50% ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर ये ज़मीन कहाँ पे वेस्ट कर जाएगी, मतलब यहाँ पे दोनों जगह यही सिंपल सी बात है वेयर तो उस केस में क्या होगा? अगर भूमि स्वामी ने अप्लाई कर दिया, अगर वो सर्वाइव करा, मतलब भूमि स्वामी सर्वाइव करा तो ठीक है, भूमि स्वामी सर्वाइव, तो यहाँ पे मतलब मान लीजिए आपने इस तरह का कुछ कर दिया है, मॉर्गेज कर दिया है जहाँ पे 50% कंडीशन ज़्यादा थी, और उसके बाद क्या हुआ? आपने मॉर्गेज वैल्यू पटाई नहीं, आपकी ज़मीन, मतलब मॉर्गेज आपने पटाया नहीं, आपकी ज़मीन कोर्ट ने बेच दी है, तो यहाँ पे एप्लीकेंट जो है, मतलब भूमि स्वामी या कोई भी एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है जिस ज़मीन का कोई भी हेयर ना हो। हेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हेयर ना हो तो एप्लीकेंट अप्लाई करेगा सब डिविजनल ऑफिसर के पास 2 साल के अंदर, और 2 साल के अंदर क्या होगा? अगर एसडीओ को लगता है कि प्रॉपर्टी आपकी है तो आपको दे देगा, अदरवाइज वो स्टेट गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। उसके बाद सेक्शन 170 ए की बात करता है। सेक्शन 170 जो ए है वो सर्टेन ट्रांसफ़र टू बी सेट असाइड। ठीक है, कि कौन कौन से ट्रांसफ़र सेट असाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को एकदम ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं, कौन कौन सी चीज़ें सेट असाइड हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आपने अपन ने 170 ये देखा, ये बेसिकली बात करता है एब ओरिजिनल ट्राइब के बारे में। एब ओरिजिनल ट्राइब के बारे में अगर उनकी ज़मीन ट्रांसफ़र की जा रही है या शायद उनके बारे में कुछ किया जा रहा है जो इस एक्ट को कॉन्ट्रवेंट कर रहा है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोसीजर है। जो अपन ने देखा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। कहाँ से? 170 ए से लेके 170 डी तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपन अब डायरेक्ट आ जाते हैं 171 में। 171 बात करता है राइट टू मेक इम्प्रूवमेंट। तो जो भी भूमि स्वामी है या पर्टिकुलर उस समय में कोई टेनेंट होल्डर वहाँ पे उस ज़मीन पे बैठा है, तो वो क्या कर सकते हैं? ज़मीन पे इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब उस ज़मीन की सब्सटेंशियल वैल्यू को बढ़ा रहा है। क्योंकि अपन ने इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन देखा है, 100 है तो इम्प्रूवमेंट के बाद उस वैल्यू की ज़मीन की जो वैल्यू होनी चाहिए 110 होनी चाहिए, ऐसा ना कि कम हो जाए। तो वैल्यू अगर बढ़ा रहा है तो वो इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पहला 4 नंबर का जो क्वेश्चन हो सकता है डाइवर्जन ऑफ लैंड। ठीक है, आज के जो अपन वीडियो देखते हैं उससे पहला हो सकता है डाइवर्जन ऑफ लैंड। डाइवर्जन ऑफ लैंड होता क्या है?
जब आपको किसी ज़मीन जिसमें आपकी चार्ज की जा रही है, एक पर्टिकुलर हेड के लिए आपका लैंड रेवेन्यू पे किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप उसको इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और आप ड्वेलिंग हाउस मतलब घर में रहने, मतलब उसको रहने के रूप में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हो उसको, और जिस चीज़ के लिए आपने रजिस्टर करवाया है, कुछ सालों बाद या फिर उसी सेम एग्रीकल्चर एरिया सेम रेवेन्यू ईयर में आपने उसका पर्पस बदल दिया, जैसे आपने पहले एक घर खोला हुआ था, अब घर में आपने फैक्ट्री डाल दी, तो आपका जो रेवेन्यू पे हो रहा था वो घर के हिसाब से पे हो रहा था, पर जैसे ही आपने इंडस्ट्री डाली तो वहाँ पे उसका रेवेन्यू बदल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने अपने लैंड का जो मेन बेसिस है उसको आपने डाइवर्ट करा है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 171 की बात कर रहा है। ठीक है, अब अपन आ जाता है प्रोविज़न क्या कहता है। अगर किसी अर्बन एरिया के अंदर की बात कर रहा है, अर्बन एरिया में अगर कोई ज़मीन रिसाइड कर रही है, अर्बन एरिया के अंदर कोई ज़मीन रिसाइड कर रही है, या फिर उस शहर के 5 किलोमीटर 5 माइल्स लिखा हुआ है, किलोमीटर नहीं 5 माइल्स के अंदर कोई प्रॉपर्टी, मतलब शहर की बाउंड्री से 5 किलोमीटर्स भी 5 माइल्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, मतलब शहर की कोई बाउंड्री तक तो है ही है, बट शहर की बाउंड्री के बाहर का 5 किलोमीटर 5 माइल्स का रेडियस भी कवर होगा। सेकेंडली, जहाँ कोई ऐसा गांव जहाँ की जो आबादी है वो 2000 या 2000 से ज़्यादा है, उस वाले गांव के अंदर की बात की जा रही है। और थर्डली, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे बता देता है कि वहाँ पे अगर आपको डाइवर्ट करना है, अदर देन आप अगर डाइवर्ट कर रहे हो तो उसमें डाइवर्शन के बाद अगर अदर देन आप एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अगर आपको डाइवर्ट कर रहे हो तो आपको कंपिटेंट अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगा यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, इसलिए अपने को पता नहीं, बट कंपिटेंट अथॉरिटी की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप लाइन डाइवर्ट कर रहे हो। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अगर आप डाइवर्ट करते हो तो कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी इन्फॉर्म करने की, बट यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा किसी और भी पर्पज़ के लिए डाइवर्ट कर रहे हो तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, अब आपके एप्लीकेशन के बाद सपोज़ कर लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, अब क्या होगा, एप्लीकेशन आपने डाल दी है, तो एप्लीकेशन के बाद या तो आपका कंपिटेंट अथॉरिटी हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। बट अगर मान लीजिए उसने एप्लीकेशन जो है वो आपकी पेंडिंग रह गई है 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तो यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है कि सबसे पहले अगर आपने एप्लीकेशन डाला और 3 महीने तक कंपिटेंट अथॉरिटी कोई रिप्लाई नहीं करता तो आपको उसको रिमाइंडर भेजना पड़ेगा कि ये मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो उस 3 महीने ख़त्म होने के बाद आपने एक रिमाइंडर भेजा, रिमाइंडर की ड्यूरेशन क्या रहेगा, 1 महीना, तो 3 महीना प्लस 1 महीना टोटल 4 महीना। 4 महीने तक भी अगर उसको कोई जवाब नहीं आता है तो उस केस में क्या होगा, 3+1 मतलब 3 तो बिना नोटिस के, और 3 मतलब सबसे पहले आपने नोटिस दिया कि मेरे को अपनी ज़मीन डाइवर्ट करवानी है, 3 महीने तक उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो अब आप उसको नोटिस भेज रहे हो एक और कि आपने मेरे क्वेश्चन का जवाब मतलब मेरे एप्लीकेशन का रिप्लाई नहीं दिया है, तो उसके पास अब इस नोटिस के बाद 1 महीने का समय और बच रहेगा, तो 3+1 4 महीने तक भी अगर वो आपकी नोटिस के ऊपर कुछ हाँ या ना नहीं बोलता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर डेट लिखा हुआ है, उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर डेट काम का नहीं है, प्रोवाइडेड फर्दर डेट एक और काम का नहीं है। अब आप सीधे आ जाइए प्रोवाइडेड फर्दर डेट सबसे लास्ट, सीधे एक्सप्लेनेशन में आ जाइए, एक्सप्लेनेशन भी काम का नहीं है। तो खाली पहला प्रोवाइडेड 3 महीने वाला और 1 महीने वाला बस काम के, उसके बाद कोई भी प्रोवाइडेड सब क्लॉज 1 के अंदर काम का नहीं है। सीधे अपने को आ जाना है एक्सप्लेनेशन नंबर सब क्लॉज 2 पे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब क्लॉज 2 बात कर रहा है, सब क्लॉज 2 जो ये बात कर रहा है कि डाइवर्जन कब आप कर सकते हैं और कब रिफ्यूज़ किया जाता है। तो कंपिटेंट अथॉरिटी के पास क्या क्या ग्राउंड रहेंगे आपके डाइवर्जन को रिफ्यूज़ करने के लिए। पहला ग्राउंड कंपिटेंट अथॉरिटी के पास ये रहेगा कि आपकी जो ज़मीन है वो पब्लिक न्यूसेंस, आप अगर डाइवर्ट करते हो तो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया जाएगा। जैसे एक रेजिडेंशियल एरिया और आपने वहाँ पे फैक्ट्री डाल ली, तो फैक्ट्री से आवाज़ होगी तो क्या होगा, आवाज़ होने से वहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस होगा। सेकेंडली, आप जो डाइवर्सन के कंडीशन है उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो। सब सेक्शन 3 जो है वो ये बात करता है कि क्या क्या कंडीशन और हो सकती है, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस हो सकती है। तो आपके टोटल 5 ग्राउंड दे दिए, एक तो पब्लिक न्यूसेंस हो गया, ठीक है, उसके बाद आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर उसके बाद आपका पब्लिक हेल्थ हो गया, सेफ्टी हो गया, कन्वीनियंस हो गया। इन ग्राउंड्स पे क्या कर सकता है कंपिटेंट अथॉरिटी, आपके ऑफर को मतलब कि आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। अब अपन आ जाता है सब क्लॉज 5 में। सब क्लॉज 5 ये बताता है कि मान लीजिए कोई भी ज़मीन डाइवर्ट कर दी विदाउट परमिशन ऑफ भूमि स्वामी, तो कंपिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर पर्सन जिसने डाइवर्ट कर दिया लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ भूमि स्वामी, उसके पर 1000 रुपीज़ तक का चालान ठोक सकता है, फाइन ठोक सकता है। 5th क्लॉज में ये बता सकता है कि अगर मान लीजिए कंपन होता है तो 1000 के फाइन के अलावा क्या क्या और कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो ये बोल सकता है कि आपने जिस भी चीज़ के लिए डाइवर्ट करा है उसको ओरिजिनल के लिए वापस री इंस्टॉल कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा घर जो था वो डेलिंग हाउस के लिए यूज़ हो रहा था, किसी ने इसको कन्वर्ट करके इंडस्ट्री डाल दी, मतलब मेरे भांजे ने यहाँ पे इंडस्ट्री डाल दी, तो
या तो वो 1000 रुपये जुर्माना दे देगा सब क्लॉज 4 के अंदर, या फिर वो सब क्लॉज 5 के अंदर क्या बोलेगा, वापस अब घर की तरह इसको यूज़ करो, ठीक है। और अगर मान लीजिए सब क्लॉज 6 ये बोलता है कि किसी ने कोई ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया है सब क्लॉज 5 के अंदर, मतलब मैंने बोला कि वापस से जिस भी आप पर्पज़ के यूज़ करते आप उसी पर्पज़ के यूज़ करो, तो अगर इस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता तो क्या करेगा, कंप्यूटर अथॉरिटी खुद आएगा, ऑर्डर को कंप्लाई करवाएगा और जो भी खर्चा होगा उस पर्टिकुलर पर्सन से वसूलेगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया कि डाइवर्जन का मतलब कभी भी कोई ज़मीन को अगर आप एग्रीकल्चर पर्पज़ को डाइवर्ट कर रहे हो तो उसको डाइवर्जन नहीं माना जाएगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या चीज़ को डाइवर्जन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। अब अगला फिर से 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है रिलिंग्विशमेंट। रिलिंग्विशमेंट मतलब जब अपनी ज़मीन का जो राइट है ऑल टुगेदर छोड़ रहे हो, सेक्शन 173 के अंदर डील करता है रिलिंग्विशमेंट, छोटा सा सेक्शन है बट इसके साथ जो नीचे के सेक्शन है वो काम आएंगे, जैसे डिस्पोजल ऑफ रिलिंग्विशमेंट सब डिवीजन हो गया, राइट वे ऑफ रिलिंग्विश, तो ये तीनों मिल के मतलब 173, 174, 175 मिल के 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम देख लेते हैं सेक्शन 173 क्या कहता है। तो सेक्शन 173 जो बात करता है वो रिलिंग्विशमेंट की बात करता है। तो जैसे मैंने बताया था एक भूमि स्वामी के पास बहुत सारे राइट होते हैं, प्रॉपर्टी एंजॉय करने का, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का, और लास्ट राइट होता है रिलिंग्विश करने का, मतलब बेचने का नहीं, वो अपना अधिकार किसी और पे वेस्ट करवा रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्शन 173 उसकी ये प्रोसीजर बता रहा है कि कोई भी भूमि स्वामी अपनी ज़मीन को स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में रिलिंग्विश कर सकता है, मतलब अपना राइट खत्म करके उसमें पूरा राइट स्टेट गवर्नमेंट का कर सकता है। यहाँ पे एक पेज क्या है, पेज ये है कि तहसीलदार को उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कब वो अप्लाई कर सकता है, एग्रीकल्चर ईयर से स्टार्ट होने से 30 डेज़ पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज कर लीजिए कि एग्रीकल्चर ईयर चालू हो रहा है उससे 30 डेज़ से पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा, और तहसीलदार ये चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर ज़मीन पे कोई एनकम्बरेंस चार्जेस ये सब तो नहीं है, मतलब जिस भी ज़मीन को रिलिंग्विश करना चाहता है वो चार्ज फ्री है या एनकम्बरेंस फ्री है या चार्ज फ्री, मतलब उसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। 30 डेज़ के बाद अब तहसीलदार को एप्लीकेशन है, तो तहसीलदार क्या करेगा, नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर से क्या करेगा, उस पूरे की पूरी चीज़ को रिलिंग्विशमेंट कर देगा, किसके फेवर में, स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में रिलिंग्विश कर देगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडेड ये बता रहा है कि अगर एनकम्बरेंस अगर या कोई लायबिलिटी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में होगा तो उसका रिलिंग्विशमेंट नहीं किया जा सकता। और ये इसका जो तहसीलदार के अलावा आप किसको दे सकते हो, सब डिविजनल ऑफिसर को भी इसकी जानकारी दे सकते हो। सेक्शन 174 जो है वो डिस्पोजल ऑफ रिलिंग्विशमेंट सब डिवीज़न। अब मान लीजिए आपकी जो ज़मीन है वो एक सर्वे नंबर में नहीं आ रही, एक प्लॉट नंबर पे नहीं आ रही, आपकी जो ज़मीन है वो किसी सर्वे नंबर का एक पार्ट बस है, मतलब पूरा सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर नहीं है, खाली उसका एक पार्ट है। तो जब भी ये ज़मीन अगर मान लीजिए कोई भूमि स्वामी रिलिंग्विश करना चाहेगा तो तहसीलदार क्या करेगा, ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट ना दे के क्या करेगा, वो पूछेगा बाकी फॉर एग्जांपल एक कह सकते हो एक सर्वे नंबर 1 है, उसके अंदर 3 लोग की ज़मीन है, ए बी और सी। ए रिलिंग्विशमेंट करना चाहता है और बी और सी, तो तहसीलदार क्या करेगा, ए तो ज़मीन रिलिंग्विश कर देगा और तहसीलदार क्या करेगा, बी और सी को बोलेगा कि आप दोनों में से किसी को ज़मीन खरीदना है क्या। तो बी और सी में से मान लीजिए खाली बी बोलता है कि मेरे को ज़मीन खरीदना है, तो तहसीलदार क्या करेगा, बी को ज़मीन बेच देगा। इन केस दोनों ही खरीदना चाहते हैं तो क्या होगा, जो ज़्यादा पैसा बोलेगा उसको ज़मीन दे दी जाएगी। लास्टली सेक्शन 175 राइट टू वे कहता है। तो जो भूस्वामी के पास राइट टू वे था, मतलब राइट टू वे मतलब जो भी राइट टू वे इजमेंटरी राइट होता है, मैंने बताया भी था राइट टू वे होता क्या, कि मेरे खेत के सामने एक खेत था जिसको मैं यूज़ करता था अपने खेत में आने के लिए, तो जब मैं अपनी प्रॉपर्टी रिलिंग्विशमेंट करूँगा तो राइट टू वे जो होगा वो मेरे से रिलिंग्विश होकर जो भी उसका नया भूमि स्वामी होगा उसके पास वो चले जाएगा, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अबेंडमेंट के अबेंड तो सेक्शन 175 जो है, नहीं सॉरी, सेक्शन 176 जो अबेंडन की बात करता है, जब एक भूमि स्वामी अपनी ज़मीन को अबेंडन कर देता है। अबेंडन का बेसिकली मतलब होता है कोई भी ज़मीन जिसको उसका मालिक छोड़ चुका है। जैसे अपन देखते हैं कभी भी अपन कहीं ट्रैवल करते हैं तो अपने को कुछ खंडर टाइप की ज़मीन दिखती है, वो अबेंडन बिल्डिंग होती है जिसको उनके मालिक ने अबेंडन कर दिया है, मतलब कि ज़मीन का मालिक उस ज़मीन को छोड़ के चले चुका है। सेम प्रोविज़न दिया गया कि कब किसी ज़मीन को ये मान लिया जाए कि वो अबेंडेंड हो चुकी है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर कोई भूमि स्वामी अपनी ज़मीन को 2 साल से कल्टीवेट नहीं कर रहा है और वो गांव छोड़ चुका है, मतलब कि 2 साल से वो कल्टीवेट भी नहीं कर रहा है और वो गांव भी छोड़ चुका है जहाँ पे वो नॉर्मली रिजाइड करता है, तो वहाँ का क्या करेगा, आपका तहसीलदार जो होगा वो उस ज़मीन को नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर से खुद के पोजीशन में ले लेगा और उसको लेट आउट कर देगा 1 साल के लिए, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करेगा, अब वो वेट करेगा 3 साल तक के लिए, वो वेट करेगा कि कोई क्लेम करता है कि नहीं करता है। कोई क्लेम करता है तो ठीक है, ज़मीन वापस उसको नाम पे हो जाएगी, और कोई क्लेम नहीं करता है तो ज़मीन चली जाएगी। तो अबेंडन के केस में यही होने वाला है कि 1 साल के लिए तो ठीक है,
मतलब कि वो वेट करेगा आपके लिए। तो पहले की जैसे ही उसने 2 साल के बाद आपने ज़मीन जितनी भी आपने जो आपकी वो नहीं हुई है, क्या हुई है, आपने 2 साल तक खेती बाड़ी नहीं करी, आप गाँव में नहीं रह रहे हो, उसके बाद क्या करेगा, तहसीलदार आपकी ज़मीन ले लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको सबलेट कर देगा। सबलेट वो एक बार के लिए 1 साल के लिए करेगा, बट वो 3 ईयर्स तक वेट करेगा। 3 ईयर्स तक वेट करेगा कि आप उस प्रॉपर्टी को क्लेम करो। अगर आप क्लेम करते हो और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो आपसे वो ड्यू ले लेगा और प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा। बट अगर 3 साल तक भी अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं लेता, तो क्या करेगा, वो ज़मीन को अबेंडेंट मान लेगा और उसकी जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वेस्ट कर देगा और उसकी बेचने की प्रोसीजर चालू कर देगा। अब आ जाते हैं अपन सेक्शन 177 में, जो बात करता है डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग, जहाँ में कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। मतलब बेचने की बात कर रहा है, और डिस्पोज ऑफ मतलब बेचना भी डिस्पोज ऑफ की तरह के एक पार्ट हुआ। डिस्पोज ऑफ में क्या करता है, जहाँ पे मान लीजिए कोई भूमि स्वामी है विदाउट सक्सेसर डाई कर चुका है, ना उसने विल बनाई है, ना उसका कोई लीगल हेयर है, तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 177 डील करता है। तो वहाँ पे क्या करेगा, तहसीलदार उसका पोजीशन ले लेगा। कब तक के लिए, 1 साल के लिए। और 3 साल के अंदर कोई भी अगर उसका पोजीशन मांगने नहीं आता है, सेम टू सेम प्रोविज़न जो वहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे भी सेम प्रोविज़न दिया गया है कि अगर 1 साल के सबसे पहले लेगा, उसके बाद 3 साल तक अगर कोई मांगने के लिए नहीं आता, तो वो क्या करेगा, वो ज़मीन को क्या कर देगा, ये कर देगा कि अब डिस्पोज ऑफ कर लिया और उसको बेच देगा वापस। ठीक है। और क्या तरीके से बेचेगा, ऑक्शन के रूप में बेचेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने ज़मीन अबेंडन कर ली है या फिर आप मर गए विदाउट एनी हेयर, तो क्या करेगा, तहसीलदार 3 साल तक तो वेट करेगा। पहले 1 साल तक तो वो ज़मीन खुद को रख लेगा और 3 साल तक के लिए वेट करेगा कि कोई क्लेम करता है कि नहीं करता है। क्लेम कर लिया तो उसको चेक करेगा कि उसका क्लेम सही है कि गलत है, और क्लेम रिजेक्ट कर देता है इन केस, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपने क्लेम किया, रिजेक्ट कर दिया आपका क्लेम, तो वहाँ पे आप सिविल केस फाइल कर सकते हो उसके अगेंस्ट में। ठीक है। पर अगर आपने क्लेम नहीं कराया 3 साल के बाद, तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो बेच देगा। कहाँ पे, ऑक्शन के माध्यम से आपको वो बेच देगा। अब अपन देख लेते हैं पार्टीशन की बात करता है। सेक्शन 178 जो है वो पार्टीशन की बात करता है। पार्टीशन का मतलब जब एक से ज़्यादा भूमि स्वामी, एक पर्टिकुलर ज़मीन के एक से ज़्यादा भूमि स्वामी और उनमें से एक पर्टिकुलर जन अपना हिस्सा माना जाता है, तो क्या कराना पड़ेगा, अपने को पार्टीशन करवाना पड़ेगा। पार्टीशन की प्रोसीडिंग ऐसी दी गई है कि पार्टीशन कराने वाला पर्सन कौन रहेगा, तो पार्टीशन कराने वाला पर्सन भी तहसीलदार रहेगा। ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि पार्टीशन कौन करवाता है, तो पार्टीशन तहसीलदार करवाता है। ठीक है। तो पार्टीशन के केस में सिंपल से यही करना है कि आप पार्टीशन के लिए भूमि स्वामी ने अप्लाई कर दिया है, कुछ भी मतलब कि जहाँ पे एक से ज़्यादा भूमि स्वामी पर्टिकुलर एक ज़मीन के लिए एक ने अप्लाई कर दिया है, तहसीलदार के पास अप्लाई करेंगे। तहसीलदार के पास अगर आपने अप्लाई कर दिया है, तो तहसीलदार क्या करेगा, वो ज़मीन को पार्टीशन कर देगा। इन केस सपोज़ कर लीजिए कोई एक भूमि स्वामी ने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर पर्सन भैया इसके पास भूमि स्वामी वाला राइट नहीं है, तो क्या कर सकता है, पार्टीशन प्रोसीडिंग चालू होने के 3 महीने के अंदर आप सिविल केस फाइल कर सकते हो। सिविल केस फाइल कर दे तो पार्टीशन का जो ये तहसीलदार करा रहा है वो स्टे हो जाएगा प्रोसीडिंग। अगर सिविल केस फाइल नहीं करते हो, मतलब सिविल केस फाइल करने की जो आपके पास रेमेडी अवेलेबल है वो खाली 3 साल तक के लिए बस रेमेडी अवेलेबल, 3 साल नहीं 3 महीने तक की अवेलेबल है। और वो 3 महीने कब से काउंट किए देंगे, जब से प्रोसीडिंग चालू होगी, कहाँ की, आपकी पार्टीशन की प्रोसीडिंग चालू होगी। 177 जो बी है आपका, 178 बी जो है वो बात करता है इन द लाइफ टाइम ऑफ भूमि स्वामी। अगर भूमि स्वामी अपने लाइफ टाइम में भी ये पार्टीशन करवाना चाहता है तो वो पार्टीशन करवा सकता है। उसके बाद सेक्शन 179 और 170 जो 80 है वो आप लोग के काम के नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर उसके बाद 13 है गवर्नमेंट लीज एंड सर्विस लैंड, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी ऑल टुगेदर पढ़ने की जरूरत है, एग्जाम में नहीं आने वाला। तो 179, 180, 181, 182, 183, 184 आप स्किप कर सकते हैं। अब बना जाता है सीधे चैप्टर 14 में जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट की बात करता है। ऑक्यूपेंसी टेनेंट 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली जैसे भूमि स्वामी होल्डर था वैसे ही भूमि स्वामी था वैसे कि वैसे एक ऑक्यूपेंसी टेनेंट है। बेसिकली इसका मतलब जो ज़मीन के किराए पे रह रहा है, मतलब ज़मीन को कल्टीवेट तो कर रहा है बट उसके एवज में वो किराया देता हो। ठीक है। इसको अपन ने ऑक्यूपेंसी टेनेंट बोला, मतलब कि वो ज़मीन पे है, ज़मीन उसकी नहीं है बट वो खाली वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है, उसको अपन ने ऑक्यूपेंसी टेनेंट बोला। जैसे अपन ने देखा कि वहाँ पे एक कैटेगरी थी टेन्यूर होल्डर की, वो एक ही कैटेगरी थी भूमि स्वामी। यहाँ पे भी ऑक्यूपेंसी टेनेंट की खाली एक ही कैटेगरी है। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, तो मध्य प्रदेश में बहुत अलग अलग नाम थे, उन सारे नामों को यहाँ छत्तीसगढ़ में खाली एक ही नाम बोला गया, क्या, टेन्यूर ऑक्यूपेंसी टेनेंट। कौन कौन से एरिया के अपन देखते थे, जैसे कि वहाँ पे देखे थे महाकौशल हो गया, उसके बाद मध्य भारत हुआ, विंध्य प्रदेश हुआ, भोपाल हुआ या सिरोंज हुआ। तो यहाँ पे अलग अलग नाम यूज़ किए जाते हैं ऑक्यूपेंसी टेनेंट के। वो सारे लोगों के नाम इस एक्ट में, अपने एक्ट मतलब छत्तीसगढ़ के एक्ट में क्या डील किया गया, ऑक्यूपेंसी टेनेंट। मतलब वहाँ पे
जो लोग अलग अलग नाम से जाने जाते थे, इस एक्ट ने क्या करा, उनको कंबाइंडली सबको खाली यही बोला कि वो का नाम होगा ऑक्यूपेंसी टेनेंट। 5 एरिया मेंशन किए गए, मध्य भारत। तो कभी 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो 5 एरिया कौन से थे मध्य प्रदेश के। विंध्याचल, ठीक है, महाकौशल हो गया, सिरोंज हो गया, मध्य भारत हो गया, भोपाल हो गया। तो ये 5 एरियाज बेसिकली है जहाँ के लोगों के, वहाँ के जितने भी टेन्योर होल्डर्स थे वो भूमि स्वामी बन गए, और वहाँ के जितने भी अलग अलग नाम से ऑक्यूपेंसी टेनेंट है वो इस एक्ट में आके एक सिंगल नाम हो गया ऑक्यूपेंसी टेनेंट का, ठीक है। और यहाँ पे इस एक्ट में ये भी लिखा गया है कि जो सब टेनेंट होंगे, टेनेंट के अंदर सब टेनेंट, मतलब मेरे को किसी ने किराए पे घर चढ़ाया और मैंने अगर किसी और को किराए पे घर चढ़ाया है, तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी टेनेंट मैं कहलाऊंगा, जिसको मैंने किराए पे चढ़ाया वो नहीं कहलाएगा। मतलब मैं पहले से इस घर पे किराए पे रह रहा हूँ और मैंने किसी थर्ड पर्सन को किराए पे दे दिया है, तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट के जितने भी राइट रहेंगे वो मेरे ऊपर क्रिएट होंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन पे क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। अब आने जाते हैं सेक्शन 188 पे, जो मैक्सिमम रेंट की बात करता है। मैक्सिमम रेंट कह सकते हैं एक सीलिंग लिमिट है कि एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेंसी, जो एक ऑक्यूपेंसी टेनेंट है उसको कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट पे करना है। तो सब क्लॉज ए में ये बताया गया कि अगर इरीगेटेड लैंड है, अगर वो पर्टिकुलर ज़मीन अगर इरीगेटेड लैंड है तो 4 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक ज़मीन है उसकी लैंड रेवेन्यू 10,000 है, तो इसका जो रेंट होगा 40,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 टाइम्स करना है। सेकेंड कैटेगरी है, अगर विद्या प्रदेश में है, बंद लैंड है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स द लैंड रेवेन्यू, 10,000 है 30,000 कर देंगे, बंद रीजन की बात करें। और लास्ट एनी अदर केसेस में 2 टाइम्स, 10,000 था तो 20,000 हो गया, ठीक है। अब सेक्शन 187 जो है वो कम्यूटेशन की बात करता है। कम्यूटेशन की बात मतलब जहाँ पे कोई भी ऑक्यूपेंसी टेनेंट पैसा नहीं देता, रेंट नहीं देता, बट उसके बदले में वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो एसडीओ के पास अप्लाई कर सकता है कि ये मैंने तो सर्विस प्रोवाइड करी है, आप इसको कम्यूट कर दो और बता दो कि इस सर्विस के बदले कितना पैसा होगा। फॉर एग्जांपल, इसने कुछ लेबर करा है, हार्ड वर्क करा है, खेती बाड़ी करी है, इसके पैसे, इसको लैंड रेवेन्यू 20,000 का पे करना था और इसने खेती बाड़ी जो भी मतलब कि लेबर करा है वो 10,000 का कम्यूट किया गया, तो 10,000 की वैल्यू क्या करेगा, लैंड रेवेन्यू से ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा। कौन करेगा, एसडीओ करेगा। और अब इसको कितना पे करना पड़ेगा, इसको 10,000 करना पड़ेगा। तो मतलब बाटा सिस्टम की तरह चला जा रहा है कि आपको अपना जो आपको जितना भी अपना रेंट पे करना है, अगर आप उसके बदले में कुछ काम भी कर देते हो तो उसके लिए आपको क्या एसडीओ से अप्लाई करना पड़ेगा, और एसडीओ वो अमाउंट आपका डिडक्ट करवा देगा आपके मेन अमाउंट से। रेंट की बात की जा रही है, सेक्शन 188 जो है वो रेंट की बात करता है। रेंट मतलब क्या रेंट पे करना पड़ेगा, तो 2 ऑप्शन है, एक तो या तो मैक्सिमम रेंट पे कर लो, या फिर जितना भी भूमि स्वामी ने डिसाइड करा, मतलब जिस पार्टी ने किराए में दे रहा है और जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट है उसके बीच में कुछ कम वैल्यू है। जैसे मेरे ज़मीन की जो मैक्सिमम रेंट वैल्यू है 40,000 है, तो मैं हाईएस्ट 40,000 ले सकता, उससे ज़्यादा तो ले ही नहीं सकता। लोवेस्ट पे जितना मैं डिसाइड कर लूँ, मतलब मैं और जो पार्टी जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट करने वाला हूँ वो डिसाइड कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आज जो है खाली सेक्शन 188 तक देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद का अपन कल देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।